आतंक पर होगा करारा प्रहार, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंक पर करारा प्रहार होगा और चुन चुन के मारा जाएगा उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी वैद्य जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के एवं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसपी वैद्य जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि गृह मंत्री का एक बार फिर से देश को भरोसा जताना, इसको किस तरह से देखा जाए कि चुन चुन के आतंकियों को मारा जाएगा और एक एक इंच जमीन से आतंक का खात्मा भी होगा? नमस्कार। देखिए, आज जो गृह मंत्री जी ने बोला है वो उसी को रीइंफोर्स करता है जो पहले प्रधानमंत्री जी ने 2 बार रिपीट किया कि ये आतंक जो पाकिस्तान ने चलाया हुआ है, इसके खिलाफ भारत का संकल्प है, इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो भी संभव हो सकता है कार्रवाई हो रही है। जितने भी इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये रैकी करने में मदद की, उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद की, उनको पनाह देते हैं, उनको खाने का इंतजाम करते हैं, और ये सारा जो इसको पूरा करने में उन्होंने मदद की, उन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। उनके खिलाफ जो जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, और बहुत तेजी लाई गई है एंटी टेरर ऑपरेशंस में पूरी जम्मू कश्मीर में। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं, इनको जन्म देने वाली जो पाकिस्तान की फौज है और वहां की ISI है, उस पर भी प्रहार होना चाहिए। और मैं समझता हूं भारत सरकार का संकल्प है कि उसको ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा कि किस तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इनकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। बिल्कुल, कल्पना से परे जाके सजा दी जाएगी, और ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प भी है, जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी। मिस्टर सज्जनहार जी, क्योंकि इस पूरी 22 अप्रैल की घटना के बाद से भारत लगातार जो अभी तक बड़े कदम दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें डिप्लोमेटिक एक तरीके से स्ट्राइक तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा भारत की ओर से तमाम देशों के साथ इस बात पे संवाद स्थापित किया गया। दुनिया का हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के अपने समकक्षों से बात करते हैं, और जिस भी देश से देखा जाए तो सबका समर्थन भारत को मिल रहा है। कम से कम इस मोर्चे पर तो भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके साथ दुनिया खड़ी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरिंद जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो जब से ये हमला हुआ है, भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और वैसे भी देखा जाए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं इससे पहले भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या हमारे विदेश मंत्री हो, उन्होंने हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है और ये बताया है जो पाकिस्तान ही एक ऐसा वो क्षेत्र है जहां से आतंकवाद निकलकर पूरी दुनिया में उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है। और पूरी दुनिया ये समझ गई है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उसमें आधे से ज्यादा जो आतंकवादी हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं, वो सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और जैसे जो ऐसे गुट भी हैं, लश्कर है, जैश है, ये सभी जो गुट हैं, ये सब भी आधे से ज्यादा वहां पर पाकिस्तान के हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान का इसमें जो रोल है बिल्कुल ही साफ है और पूरी दुनिया इसको मानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, जब उनकी मुलाकात हुई थी CDS और सभी अपने सेना प्रमुख के साथ और रक्षा मंत्री के साथ, तो उन्होंने कह दिया था जो हमने पूरा इसके विरुद्ध क्या हमने एक्शन लेना है, क्या हमने कार्रवाई करनी है, ये हमने पूरी तरीके से पूरी छूट दे दी है, पूरी इसकी जिम्मेदारी हमने सुपुर्द कर दी है अपने जो सेना के जो फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनको हमने दे दी है। अब वो अपना निर्णय करेंगे। तो ये मेरे विचार से देखिए एक बिल्कुल ठोस एक प्रमाण है, जो अब जैसे पूरा देश 140 करोड़
देश के लोग ये डिमांड कर रहे हैं जी। जो इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, तो ये एक्शन जरूर लिया जाएगा। और जो पूरी दुनिया का तो ठीक है, हमको सपोर्ट है, परंतु भारत वही करेगा जो उसके अपने हित में है, बिल्कुल राष्ट्रीय हित में, बिल्कुल इंटरेस्ट में है, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में, और भारत ही करेगा क्योंकि अपनी इस लड़ाई को हमको ही लड़ना है, ये भी अपने आप में तय है। प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद में पूरा कश्मीर एक सुर में आतंक और आतंकियों के आकाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता दिखाई पड़ता है, एक नए बदले हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी देश में सियासी तौर पे कई प्रकार के विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं। ऐसे मौकों पर भी सियासत, ये अरेंद्र, आज जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगानी पड़ी कि हमारे आर्म फोर्सेस का मॉरल जो है वो डाउन ना किया जाए। उसमें भी पिटीशन लगाने पहुंच गए कुछ ह्यूमन राइट्स और बाकी सारी चीजों के पैरोकार, या कुछ लोग आज कल बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज हमारे मीडिया वाले भी चला रहे हैं अरेंद्र के देखो इनके साथ क्या हो गया। पाकिस्तान के नागरिक है भाई, पाकिस्तान के नागरिक है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की चिंता करे, ये भारत की जिम्मेदारी नहीं होती है। और केवल मुंह दिखाई के लिए हम आतंकवाद का विरोध करते ये कह के नहीं चलेगा। तो ऐसे में ये ह्यूमन स्टोरीज किसके लिए चला रहा है, क्यों चला रहा है? मतलब ये ठीक है, भारत ने तो हमेशा मानवता की बात की है, मानवता के रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है। और प्रफुल्ल जी उन्हीं अपने लोगों के लिए पाकिस्तान दरवाजे बंद करे बैठा हुआ है, दरवाजे बंद कर रहा है। बिल्कुल, मतलब ये एक तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है और अपनी जो जायज नागरिक है उनको अंदर भी नहीं ले रहा है। तो ऐसे पाकिस्तान के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बातचीत से ये होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लड़े। अरे वो आर्म फोर्सेस तय करेगी, वो सरकार से तय चर्चा करके रणनीति बनाएगी, वो कोई आपसे थोड़ी पूछने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हमको बड़ी स्पष्टता रखनी चाहिए। 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, उसने पहली जो सो कॉल्ड कबाली थे वो भी पाकिस्तान के आर्मी के ही लोग थे जो कबालियों के भेष में आए थे। तब से लेकर आज तक, चाहे अल फतह के नाम पे हो, चाहे वो JKLF के नाम पे हो, चाहे वो जमात के नाम पर हो, चाहे वो हरकतुल अंसार के नाम पर हो, या चाहे वो रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर तोयबा के नाम पर हो, पाकिस्तान की विदेश नीति ये एक्सपोर्टिंग टेररिज्म की रही है। और जब तक ये विदेश नीति है तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये हमारे मैसेज अभी बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन दिख रहा है, पहली बार खुलकर लोग सामने आए हैं, क्योंकि अभी 370 जाने के बाद उनको भी ये कॉन्फिडेंस आया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, और बदला हुआ कश्मीर कैसा हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, बिल्कुल, और बदला हुआ कश्मीर कैसा हो सकता है ये भी दिखाई पड़ रहा है। एसपी वैद्य जी, सवाल यह कि 22 अप्रैल की इस घटना के बाद से लेकर अभी तक की जांच में क्या बड़ी चीजें आई, क्योंकि इस बात की भी जानकारी अपुष्ट तरीके से मिली है कि 2 से 3 जगहों की आतंकियों ने रेकी की थी। जिस प्रकार से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग का बात निकल के आती है। आपकी अपनी जानकारी, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स का भी आपने जिक्र किया, क्या बड़ी चीजें अभी तक एस्टेब्लिश हुई हैं वैद्य जी? देखिए, इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि 3 जगहों की रैकी का जिक्र आया है, उसमें एक आपने देखा रिक्रिएशन पार्क है जहां पास में, और उड़ू वैली है और बेताब वैली है। लेकिन इन तीनों जगहों को इसलिए नहीं चुना गया कि जो जानकारी में आया है कि वो कनेक्टेड है सड़क के साथ। अगर सड़क के साथ कनेक्टेड है तो टेररिस्टों को ये डर रहता है कि फोर्सेस, पुलिस या फोर्सेस इमीडिएटली पहुंच सकती हैं, और वहां इन तीनों जगहों पे थोड़ी थोड़ी पुलिस की प्रेजेंस या आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस रही है। और वो ये टेररिस्ट बुज़दिल है, मैं जानता हूं। सबसे पहले ये अपना भागने का इंश्योर करते हैं कि अब जो इनको नया टैक्टिक्स बताया गया है कि हमला करिए और सबसे पहले देखिए कि आप कहां से अपने आप को बचा के भाग सकते हैं जी। तो ये सबसे पहले इन्होंने इंश्योर किया कि इन तीनों जगहों पे फोर्सेस की जो रिस्पांस है वो जल्दी हो सकता है। तो इनको भागने में टाइम नहीं, ज्यादा वक्त नहीं, इनको भागने में इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इन्होंने बाइसरन वैली चुनी, क्योंकि वहां सड़क नहीं है
वहां बारिश हुई थी और वहां कीचड़, और वो उसको 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है। जी। तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, मैं समझता हूं दे ब्लेड टू डेथ, उनको लाने में टाइम लग गया। घोड़े पे लाए या उठा के लाए तो तब तक इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि वो बेचारे बच नहीं पाए। अगर ये इन जगहों पे अगर हादसा होता तो एम्बुलेंस इमीडिएटली पहुंच सकती हैं। जी। लेकिन मैं नहीं समझता टेररिस्ट ने इस वजह से, उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम कहां से इजीली भाग सकते हैं जी। और कहां आर्म्ड फोर्सेस रिस्पांस स्लो होता है। बिल्कुल, कायराना हरकत के बाद में कायर कैसे भागते हैं, वही इस बात को भी दिखाता है। मेरे सज्जनार जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से इस घटना के बाद से भारत ने तमाम कड़े और सख्त कदम लिए हैं, सख्त संदेश दिए हैं। पाकिस्तान में एक अपने आप में बहुत ज़्यादा दहशत, खौफ दिखाई पड़ रहा है। आधी आधी रात में वहाँ के मंत्री जागते हैं, कुछ फैसला लेने का आदेश जारी करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये तो दिखा रहा है ना कि आप किस तरह से घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो घबराया हुआ है। एक तो उसको मालूम है जो वो अगर भारत हमला करेगा, और ये अगर की बात नहीं है, ये कब की बात है, जो कब करेगा भारत हमला, क्योंकि उसे मालूम है जो ये पूरे, एक तो हमारी जो लीडरशिप है भारत में, उसका रिजॉल्व बहुत ही पक्का है। जो भी, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अगले ही दिन ये ऐलान कर दिया था, ये तो उन्होंने कहा ही था जो भी है ये बिल्कुल अकाल्पनिक होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो कैसा उनके विरुद्ध हमला हम प्रहार करेंगे। पर दूसरी बात है, जो ये आतंकी हैं और जो आतंकियों को जो शय देते हैं, उनके पीछे जो खड़े हैं, पर्दे के पीछे जो खड़े हैं, उनके साथ भी हम वैसे ही निपटेंगे। तो इसीलिए उनको तो पता है, जो उनकी पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, ISI है, ये सब लोग हैं जो कि इनकी सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके बहुत एकदम होश उड़े हुए हैं, जो अब भारत उनके पीछे आएगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है, हमारे गृह मंत्री ने कहा है, तो वो फिर जरूर इसके ऊपर कामयाबी होगी। तो ये इफ की बात नहीं रह जाती, व्हेन की बात रह जाती है। बिल्कुल। और वो उन्होंने पूरा ही अपना सेना कर्मियों के ऊपर छोड़ दिया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इफ की बात नहीं है, ये व्हेन की बात है। यानी ये नहीं कि यदि होगा, नहीं, कब होगा, समय की बात है खाली। प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यही, देश को विश्वास है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इस आश्वासन के बाद कि हाँ, इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आतंकी और उनके आकाओं की चूल्हे हिल जाएंगी। कम से कम ये भरोसा तो पैदा किया ही है ना सरकार ने। जी, ये विश्वास है, और ये विश्वास है इसी कारण से सरकार भी सही समय का और सही स्थान का। देखिए आर्यन जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं जी कि घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब युद्ध नहीं शुरू हुआ, ये नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अब ऑलरेडी सीजफायर रुक चुका है, ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर फायरिंग पर है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, POJK में पाकिस्तान के आकाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। हम देखेंगे तो हर तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनली डिस्टेबलाइजेशन की स्टेज पर है। ये हमारी विदेश नीति की और हमारी रणनीति की बहुत बड़ी ऑलरेडी जीत है। अब सही मायने में आर्म फोर्सेस को कब ग्रीन सिग्नल देना है, वो तो रणनीति बनाना आर्म फोर्सेस का काम है और पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्रीन सिग्नल देना काम है। लेकिन बाकी सारे हम लोग जो है, चाहे वो मीडिया में बैठे हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, चाहे वो कॉमन सिटीजन है, इन सबकी इस स्थिति में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। तो गलत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को आगे ना बढ़ाए, हमारे सरकार पर, हमारे फौज पर विश्वास रखे जी, अपने इंटरनल फॉल्ट लाइंस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करें। ऐसे में कोई भी हमारे आपस के झगड़ों को बढ़ावा देने का काम करने वाला है तो वो पाकिस्तान के विरोध, आतंकवाद के विरोध में जो लड़ाई है उसको कमजोर करेगा। बिल्कुल, इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है हम भी एक सोल्जर की तरह इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, और सरकार और सेना पर विश्वास भी जताएंगे। बिल्कुल, और राष्ट्र प्रथम के साथ होना चाहिए पूरा काम, और इसमें राजनीति कहीं आनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।